अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का अरसा, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा करते रहे और भरपूर नुमाइंदगी करते रहे। और जिस पार्टी से उस वक्त उनका ताल्लुक़ था, भरपूर दिफा किया, मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बात की। और अब एक और पॉलिटिकल पार्टी जो न्यूली फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अब उससे मुंसलिक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी फयाज़ुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आपसे बातें बहुत सी करने को हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी तमहीद में नहीं गया। मैंने कहा लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट और आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाए। ये बताइए फयाज़ुल हसन चौहान साहब कि आज जब आप और हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि कहीं पर कोई आपसे गलती हुई, या वो वक्त आप याद करते हों, या आप समझते हों कि वो दौर बेहतर था, वो पार्टी बेहतर थी, मैं वहीं पर रहता, कुछ वक्त मज़ीद गुजार लेता, जेल में उमर चीमा भी हैं, उसके अलावा और भी दीगर लोग हैं, तो मैं भी कुछ वक्त गुजार लेता और ये वक्त भी कट जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर बिल्कुल यकसू हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरी ज़ुबान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस बात का इजहार कर रही है कि मैं जो चीज़ समझ पाया, जो जान पाया, स्पेशली पिछले 1.25 साल में, उसकी रोशनी में ये जो मैंने फैसला किया है, ये अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल एग्जैक्ट, करेक्ट, एप्रोप्रिएट और हक और सच के ऊपर मबनी फैसला है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैं मुसलसल पिछले 1.5 साल से खसूसन मैं एक चीज को हजम ही नहीं कर पा रहा, मैं पार्टी के अंदर भी तड़प रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी समझा रहा हूँ, पार्टी के अंदर भी पार्टी के मरकजी चेयरमैन को भी समझा रहा हूँ, दाएं बाएं की लीडरशिप को भी समझा रहा हूँ, और जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं उससे कन्नी कतरा रहा हूँ। और फिर आखिरी स्पेशली जो 15-20 दिन थे, 30 दिन थे, उसके अंदर मैंने हत्तातुल अमकान जो इनकी पॉलिसीज थी जीएचक्यू की तरफ मार्च करने की और फौज के ऊपर चढ़ाई करने की, फौज के अदारों के ऊपर और तंसीबात के ऊपर, उसके रास्ते में मैं रुकावट बन रहा हूँ। जब सारी चीजें मैं समझ गया, जान गया, पहचान गया, क्लियर हो गई, जहन क्लियर हो गया, मेरे आंखों देखी सारी चीजें हो गई, तो अली मुमताज भाई 1% भी, 1% नहीं, 0.00001% भी, ना तो किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी, ना किसी किस्म का कोई जनाब परेशान होना, बिल्कुल यकसुई के साथ डेली 3 से 4 शो कर रहा हूं, डेली पिछले 2.5 महीने से, और अपना कफारा अदा कर रहा हूं। जो मुझे इस्तेमाल करके, मेरी तरह पूरे पाकिस्तान की मुहब्बे वतन आवाम को इस्तेमाल करके पिछले 1.5 सालों में खसूसन जो खिलवाड़ खेला गया, उसका कफारे का हक अदा कर रहा हूं। और मैं बिल्कुल यकसू हूं अपने इस पूरे डिसीजन के ऊपर भी, और अपने पैरों की मिट्टी छोड़ नहीं रहा। मैं उसके ऊपर खड़ा हूं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, मुल्क और कौम के खिलाफ हुआ, रियासत के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान एटमी मुल्क, मुसलमान मुल्क, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई। उस साजिश पे पूरी कौम को सोशल मीडिया के जरिए से इस्तेमाल किया गया, पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया गया। अमेरिका से हकीकी आजादी के नाम से पाक फौज और आर्मी के खिलाफ अवाम को एक नफरत देने का एक जनाब पूरा एक माहौल और तहरीक फसाद फिल अर्ज़ बर्पा की गई। लेकिन आप इसका चौहान से बाकायदा हिस्सा रहे। जब आप गिरफ्तार हुए तो उस दिन भी आप नारे लगाते हुए गिरफ्तार हुए, उससे पहले जेल भरो तहरीक में भी जब आप गिरफ्तार हुए, रास्ते में फिर आपको खैर मेरे ख्याल में पुलिस ने छोड़ दिया था, तो तब भी आप मुतमईन थे। उस वक्त जो आपका चेहरा था वो एक और कहानी पेश कर रहा था। आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैंने इस एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी डिसिप्लिन कह लो, जिस धड़े ग्रुप के साथ आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 16 साल अपनी लाइफ के, मुझे नवाज शरीफ के और नून लीग के 10 साल 2013 से 2023 तक, 2008 से 2018 तक वो डिस्टर्ब नहीं कर सके। मैं फ्रंट फुट के ऊपर राना सनाउल्लाह से लेके, नवाज शरीफ से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, मरियम नवाज साहिबा से लेके, हर एक को मैं आंखों में आंखें डाल के कुर्बानी देता रहा, पर्चे झीलते रहे। हमें वो नहीं डिस्टर्ब कर सके, तो ये चीजें हमें क्या डिस्टर्ब करेंगी। मेरे से एक गलती हुई है,
जिसका मैं अपनी फैमिली के अंदर भी इजहार करता हूं, आज पहली दफा आपके प्रोग्राम के अंदर इजहार कर रहा हूं, पहली दफा। अभी तक मैंने किसी 75-76 टॉक शो कर चुका हूं मैं पिछले 2.5 महीनों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी। आपको याद है जब मैंने गिरफ्तारी दी थी, पाकिस्तान का झंडा पकड़ के दी थी? जी बिल्कुल। मैंने तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं पकड़ा था, आपको याद है? मुझसे जो गलती हुई, मुझे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नारा नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन एक पिछले 16 साल से मेरे ज़हन में शायद यह था कि मैं एक मैसेज दूंगा। बुनियादी तौर पे मैंने जो गिरफ्तारी दी थी और गिरफ्तारी के वक्त जो जेस्चर दिया था, वो मैंने पार्टी चेयरमैन को जेस्चर दिया था, जो एक दिन पहले मैंने उसकी गुफ्तगू 14 तारीख 6:30 बजे तर्जमानों की जूम मीटिंग, पहली मीटिंग गिरफ्तारी के बाद, रिहा होने के बाद जो पार्टी चेयरमैन ने की थी, उसमें जो उसने ब्लंडर्स 2 से 3 किए थे, उसने तो बिल्कुल ही हिला के रख दिया था। पहला, उसने मीटिंग शुरू होते सारी कहा कि किसी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी, किसी ने बैकफुट पे नहीं जाना। एक तो उसने हिला के रख दिया। आपके पास कोई रिकॉर्ड है उस मीटिंग का? हादसे से बड़ा हुआ। जी जी, जूम मीटिंग थी तर्जमानों की। नहीं, आपने अपने आप को उसकी रिकॉर्डिंग रिटेन की आपने कोई, कि जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ वाकई में? रिकॉर्डिंग, मेरा मजाज जासूसी वाला या नेगेटिव पर्सनालिटी नहीं है कि मैं किसी के फोन टेप करूं या किसी, मैं तो यकीन जाने, मैं आज तक किसी का मैसेज तक मैंने अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखा अपनी लाइफ में, किसी का। तो ये जूम मीटिंग, वहां पर 16-17 लोग बैठे हुए थे, उन्हें ऑन ओथ, उन्हें बुला के उन्हें कहा कुरान पे हाथ रख के कहो ये चीजें हैं कि नहीं, पहली चीज। दूसरी, जो सबसे बड़ा ब्लंडर, दूसरा ये कहा कि सारों को मुखातिब करके कि 9 मई के वाकयात के बाद भूटो वाले और फौजी जनाब बिल्कुल डिफेंसिव हो गए हैं, उनकी जनाब आकड़ निकल गई है, हवा निकल गई है, बस 5 से 7 दिन के अंदर पाकिस्तान में इंकलाब आने वाला है। इसकी हाँ में हाँ सबसे पहले उस्मान डार ने मिलाई, फिर फरूख हबीब ने मिलाई। बिल्कुल जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक है आपने। तीसरी सबसे ब्लंडर जो हुआ, जिसकी वजह से मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं मजीद इस पूरे प्रोसेस पे मैं नहीं रह सकता, वो ये था कि पार्टी चेयरमैन कहते हैं कि आतिफ खान और तैमूर झगड़ा दोनों को मुखातिब करके कि इसी वक्त ट्वीट करो तमाम केपीके के कायदीन कि कल से हम मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे करेंगे और कल से मुजाहरे शुरू करो। मेरा तो किसी का तना निकल गया कि अभी 2 दिन पहले पूरी की पूरी रियासत हिल के हटी है, फौज के साथ टकराव, नफरत, सारा माहौल। अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खाना जंगी स्टार्ट होगी। मैं सारा समझ गया, जो चीजें समझ आ रही थी पिछले 1-1.5 महीने से, तो बिल्कुल ही समझ आना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं समझ गया कि ये पूरा एक बहुत बड़ा प्लान और एजेंडा है। अच्छा, अगर ये बताएं कि एहतजाज जो है वहां ना होता, जहां पर 9 मई को हुआ एहतजाज, तो तब आपको एतराज कोई नहीं था? तब आप उस पर रजामंद थे कि ठीक है, आप हमारी जो तनसीबात हैं उनका रुख ना करें, कहीं और एहतजाज करना है तो कर लें, वो आपका जमहूरी हक है? नहीं, बात ये है कि एजेंडा ये था अली मुमताज भाई कि पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस का माहौल क्रिएट करना है। पाकिस्तान के अंदर हर हफ्ते मार धाड़, ताइफुल मलूकी, आपा धापी, छीना छपटी, कत्लो गारतगरी, कभी पुलिस के साथ, कभी अदारों के साथ, कभी फौज के साथ, कभी अदालतों के ऊपर, कभी किसके ऊपर। ये जो आलमी सतह पे इजराइली लॉबी पूरा काम कर रही थी ना पाकिस्तान के अरब स्प्रिंग की तरह जनाब, पाकिस्तान को दबाव बर्बाद करने के लिए, वो एक मल्टी डायमेंशनल पूरी एक तहरीक थी जो अभी भी चल रही है। उसमें एक तरफ को इस्तेमाल किया गया पिछले साल अप्रैल में उतारने के बाद, फिर पूरी तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया गया, फिर सोशल मीडिया के टूल्स इस्तेमाल किए गए, फिर जनाब IMF को इस्तेमाल किया गया, IMF के जरिए से महंगाई करवाई गई। पूरी आवाम के दिमाग में जो नफरत इस वक्त अदारों के हवाले से या सिस्टम के हवाले से है, वो क्या है? अच्छा, IMF की तरफ से महंगाई जो हुई है, ये PTI की वजह से हुई है? के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि फरवरी के महीने में चेयरमैन PTI ने IMF के साथ किया गया मुआहिदा तोड़ा, आपकी जनाब 50 या 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 3 महीने के लिए पेट्रोल की कीमतें जामद कर दी। जो सरीहन IMF के साथ जो पॉलिसी तय थी, जो मुआहिदा तय था, उसकी खिलाफवर्जी थी। ये खिलाफवर्जी करने के बाद ये बारूदी सुरंग थी जो आलमी तौर पे हर चीज डिफाइन थी कि किस तरीके से चीजों को आगे लेके चलना है। अब ये करने के बाद हुकूमत चली गई, आपने साइफर का एक जनाब आपने कागज लहराया,
जिसकी हंडिया भी आयन चौराहे पे आजम खान ने फोड़ दी, और खैर वो पता थी सारों को। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन करते हुए, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन की, आपने उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक के अंदर ला के फिर जनाब उसकी बुनियाद पे बयानिया बनाया। बयानिया बना के आपने कहा जी, अवाम को बताया कि मुझे फौज उतार रही है अमेरिका के साथ मिलके। फिर जनाब आपने जब ये कर लिया, दूसरी तरफ आपके आगे पीडीएम इक़्तिदार में, पीडीएम को आईएमएफ ने अपनी उंगली पे नचाया उन वायलेशंस की बुनियाद पे जो वायलेशन पार्टी चेयरमैन एज वजीर आजम करके गए थे, जो माहिदा तोड़ के, उस उंगली पे नचा नचा के 1.5 साल उन्होंने जो महंगाई करवानी थी, जो टैक्स बढ़वाने थे, जो सब्सिडीज खत्म करवानी थी, जो मारामारी करनी थी। तीसरी तरफ पार्टी चेयरमैन एक्स वजीर आजम, उसने अप्रैल से लेके 21 सितंबर तक वावेला मचा दिया, हम सबको इस्तेमाल करके, हम भी किया करते थे उनके कहने पे। मुल्क दिवालिया हो गया, 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 दिवालिया हो गया। उसका क्या असरात थे? उसके असरात ये थे जो मुझे बड़े सीनियर बैंकर्स ने बताया, जिनसे मैंने बड़ी डिटेल सिटिंग करके पूछा। उन्होंने कहा जी उसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पाकिस्तान के हर शहरी ने जिसका डॉलर्स में अकाउंट था, उसने डॉलर्स बैंकों से निकलवाना शुरू कर दिए। 98% लोग जिन्होंने डॉलर्स रखे हुए थे बैंकों से, वो डॉलर्स निकलवा लिए। उससे क्या हुआ? उससे जनाब डॉलर महंगा होता गया, रुपया सस्ता होता गया, डॉलर महंगा होता गया, रुपया सस्ता होता गया। ये मल्टी डायमेंशनल एक पूरी साजिश। इसमें पीडीएम को आप कसूरवार नहीं ठहराते? इसहाक डार साहब की पॉलिसीज या इसहाक डार साहब ने आकर जिस तरीके से जो बुलंद दावे किए थे, उनके बरक्स सूरत हाल कुछ और तरफ चली, और ये अक्टूबर नवंबर से लेके अब तक यही हाल रहा है, अब भी वही हाल चल रहा है। तो इसमें पीडीएम का आपको कोई कसूर नजर नहीं आता है? पीडीएम का तो जो कसूर होना था, उनकी तरफ से इकोनॉमी को सही तरीके से ना चलाया जाना, या जो भी चीजें, मैंने जो बुनियादी रूट आपके सामने रखा है, वो अगर आप अक्ल और समझ के साथ अगर आप चीजों को जानेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। जब आप दिवालिया 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 करके आपने पूरे पाकिस्तानी दौड़ में लग गए, सारे पाकिस्तानी, कि बैंकों से पैसा निकलवाओ, बैंकों से पैसा जनाब डॉलर निकलवाओ, डॉलर निकलवाओ, सारों ने डॉलर निकलवा लिए। जब डॉलर सारे का सारा हर रोज बाहर आ रहा है, तो जनाब डॉलर तो नापैद हो गया। जब डॉलर नापैद हो गया तो जनाब डॉलर की कीमत तो बढ़नी थी, डॉलर की कीमत ऊपर जाती गई। जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो अली मुमताज भाई, इकोनॉमिक्स का असूल है कि फिर महंगाई आती है। फिर जब महंगाई आती है, क्योंकि आपका 100% जो आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो डॉलर्स के ऊपर होती है। जब डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, उधर से आईएमएफ आपको अपनी उंगली पे नचा रहा है और टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस लगवा रहा है, और फिर आपकी सब्सिडी सारी खत्म करवा रहा है, और हर किस्म की हार्ड किस्म की पॉलिसीज तय करवा रहा है। लेकिन फिर भी आपको किस्त नहीं दे रहा, और किस्त जब आपको नहीं मिलनी, आपका उनके साथ नया मुआहिदा नहीं होना, उस वक्त तक दुनिया का कोई मुल्क इंटरनेशनल फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक ना आपको एड दे सकता है, ना आपको कर्ज दे सकता है, ना आपकी मदद कर सकता है। अब ये सारा ड्रामा 1.5 साल, ये सारे का सारा चला। फिर क्या है? फिर आपका हर रोज की गिरफ्तारी रही है। कभी जनाब आपका अदालतों पे हमला है, कभी आईएसआई के ऊपर हमला है, कभी फौज के ऊपर हमला है, कभी जनाब फौज की जनाब खिलाफ एक नफरत का माहौल है, कभी जनाब आपका गली मोहल्लों में खुरेजी है, कभी जिले शाह का कत्ल है, कभी आपकी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वर्कर्स को, हजारों वर्कर्स को ढाल बना के जंगो-जदल का माहौल है। ये सारी चीजें मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया गया। अच्छा, इसमें एक गुजारिश जरा सुन लीजिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो कॉन्विक्ट हुए, उन पर फर्द जुर्म आयद हुई, ऐसे ही है, और जब उनको कसूरवार और उनको मुजरिम ठहराया गया और फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो उनके हवाले से जो कुछ भी कहा जाता था वो तो इसलिए भी कहा जाता है ना कि कहते हैं कि अनलेस प्रूवन गिल्टी आप इनोसेंट हैं। तो ये जितने भी मामलात अभी आपने गिनवाए हैं, इनमें अभी तक सज़ा बाकायदा तौर पर नहीं हुई, आगे जाकर हो सकती है लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो फिर क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मफरूज़े हैं? यार देखो, मेरी एक बात सुनो, आप भी कानून पसंद शहरी हैं, मैं भी कानून पसंद शहरी हूँ। मेरी कानून पसंदी का आलम यह है कि वाहिद पीटीआई का मर्कजी लीडर हूँ कि जिसने बेल बिफोर अरेस्ट 9 मई को वाकयात हुए, मैंने 11 मई को बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, क्योंकि कानून को मैं मानता हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये जो 150 केसेस बकौल पार्टी चेयरमैन के हैं, उनमें से एक केस का भी मेरिट के ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होने दी गई पार्टी चेयरमैन के वकला की तरफ से। पार्टी चेयरमैन के वकला की तरफ से अभी तक किसी एक केस को
प्रॉपर मेरिट की बुनियाद पे जो प्रोसिक्यूशन होती है कि आप अपने आप को सबमिट करके, आपका वकील कहता है हाँ जी चलाओ जी केस, साबित करो कि मैं गिल्टी हूं कि नहीं हूं, गवाह लाओ, मैं गवाह लाऊंगा, जरा हो मैं जरा करूंगा। ये चीज एक केस में भी पिछले 1.5 सालों में पार्टी चेयरमैन के वकला की तरफ से और पार्टी चेयरमैन की तरफ से नहीं होने दी गई। तो कानून वकला चला रहे हैं, ये वकला नहीं है, ये क्या माफी है? एक मिनट सुन ले, अभी सुन। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिलीफ ली गई 1.5 सालों से। किस तरह आपने जनाब एक सिविल से आपने जमानत ली, फिर सेशन से ली, फिर हाई कोर्ट से ली, फिर सुप्रीम कोर्ट से ली। सुप्रीम कोर्ट से लेने के बाद अगर रियासत दोबारा आपके खिलाफ गई नीचे से, फिर आपने उसकी जमानत, फिर आगे जमानत, फिर आगे जमानत, फिर जनाब दरखास्त की इस केस को खारिज किया जाए, इस केस को सुना ना जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ये 1.5 साल से ये गदी गड़े पूरे का पूरी आवाम देख रही है कि टेक्निकल बुनियादों पर रिलीफ और चोर रास्ते से जनाब आप भाग रहे हैं, मेरिट के ऊपर केस चला नहीं रहे। और भाई आप मेरिट पे केस चला लो अगर आप गिल्टी नहीं हो। ठीक, मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया यार कि मेरे पे झूठा पर्चा है जनाब, मैं नहीं शामिल। मैं यहीं से चाहूंगा जरा चौहान साहब हम बात को आगे बढ़ाएं। हम एक आपकी ऑडियो तो बिल्कुल ठीक आ रही है, जरा वीडियो स्टॉक को एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में हमारी फैजुल हसन चौहान साहब से गुफ्तगू जारी है। चौहान साहब ये बताइएगा भी आपने जो केसेस गिनवाए इनमें कौन सा ऐसा केस है ज़िले शाह का या कोयटा में जो वकील का कत्ल हुआ, या इसके अलावा जो दीगर और केसेस हैं, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई पूरे कसूरवार हैं, बराबर के शरीक हैं और ये उनके हुक्म पर हुआ? अली भाई मैं क्यों कसूरवार कहूँ, या मेरा राइट ही नहीं है कि मैं कहूँ, वो अदालतों ने करना है। लेकिन जब आप अदालतों से भागेंगे, आप मुझे ये बताएं, मैंने जेल के अंदर भी अभी ये 2 दफा जेल में रहा, 8-8 दिन। मैंने इससे पहले भी पूरी जिंदगी, अल्लाह पाक का करम है, एक लिटरेरी आदमी हूँ, पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर, दीन, शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत, तारीख, हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख, इस्लाम की तारीख, पाकिस्तान की सियासत। मैंने इस दफा जो आखिरी 8 दिन जेल काटी ना, मैंने तहरीक पाकिस्तान के कायदीन को, मैंने इस्लामी कायदीन को, मैंने रशियन इनकलाब को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को, मैंने जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब जिंदगी को, मैंने सहाबा किराम की, अहले बैत की, अब्बासी खलीफा, उमवी खलीफा, मैंने इन सारों की स्टडी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। मुझे कोई एक लीडर नहीं मिला जिसने कभी रियासत की तरफ से अगर उसको जाली या असली गुनाहगार या बेगुनाह अगर पकड़ा गया हो तो उसने कहा हो कि मैं रेड लाइन हूं, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, ये 4 के 4 जनाब आइमा इकराम, सारी तारीख उठा के देख लें। फिर पाकिस्तान के कायदीन, हर एक को गिरफ्तार किया गया, झूठे पर्चों में गिरफ्तार किया गया। किसी ने नहीं कहा कि आपने कभी उनको नहीं कहा, पिछले 1 साल में कभी नहीं कहा कि हमारी रेड लाइन है? ओ भाई मैंने कहा कि हम सब इस्तेमाल हुए, अब मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ? तो इस्तेमाल आपको नहीं लगता आप आगे भी इस्तेमाल हो रहे हैं या हो सकते हैं? अभी भाई सुन लेना, बाकी जो 100 बंदा छोड़ के गया है वो शर्मिंदा घर में क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उनमें से लोगों ने किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा नेगेटिव किरदार अदा किया हुआ था। हमने 1 साल इनको दामे दरमे सुखने समझाया, पार्टी के अंदर आवाज बुलंद की। फवाद चौधरी का नेगेटिव किरदार था? नेगेटिव था, लेकिन लोगों का वो किस तरह आके मीडिया के ऊपर आके बात करें। मैंने पॉजिटिव रोल प्ले किया, मैंने फौज के हवाले से एक लफ्ज कभी नेगेटिव नहीं बोला। मैं इस 1.25 साल के अंदर भी फौज के हक में, उनकी कुर्बानियों के हक में, उनकी शहादतों के हक में मैं बोलता रहा। मीडिया टॉक्स के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, हर अकाउंट के ऊपर मौजूद है। पिछले 1.25 साल का मेरा एक डेटा मौजूद है। हम जब सारे काम करते रहे, इनको समझाते भी रहे कि आप गलत कर रहे हैं, तो जब अब हम अगर छोड़ के इस वजह से यकसू है कि हमने अपना हक अदा किया था, इसी वजह से पूरी शान के साथ आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। जिन लोगों ने नेगेटिव रोल प्ले किया था, उल्टा हल्लाशेरी दी थी फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, जंगो जदल, वो किस तरह आके आपके सामने बैठ के ये बातें करें? तो आप उन्हें लीडर नहीं मानते? आप उन्हें लीडर, चेयरमैन पीटीआई लीडर की नहीं है बात, लीडर नहीं, वैसे लीडर है, लीडर है भी या नहीं? उन लोगों ने नेगेटिव रोल प्ले किया। नहीं, चेयरमैन पीटीआई लीडर है भी या नहीं? चेयरमैन पीटीआई लीडर है भी? मैं अभी ये बात नहीं कर रहा भाई, लीडर तो हर इंसान होता है। लीडर तो हसन बिन सबा भी था, लीडर तो हर इंसान होता है।
लेकिन एक होता है ना जिसको इंसान कहता है मैं इसको अपना लीडर मानता हूं। मैं आपको एक चीज, अभी तो मैं नहीं मानता तो उनके साथ नहीं हूं ना। जहांगीर तरीन साहब को आप लीडर मानते हैं अपना? भाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर अगर मैं मौजूद हूं तो किस वजह से मौजूद हूं? मैं इसी वजह से मौजूद हूं कि मैंने उनको ज्वाइन किया। मैं उनको मानता हूं कि हाँ यार वो एक अच्छे इंसान है। आपने अपना लीडर मानते हैं, आपने अपना लीडर मानते हैं, पॉजिटिव इंसान है। ठीक है, आप उन्हें अपना लीडर मानते हैं जहांगीर तरीन साहब को? आप क्या आप कहलवाना चाहते हैं मेरे से? मैं यही कि आपके अगर वो लीडर हैं और आप उन्हें अपना लीडर मानते हैं तो आप कहेंगे कि लीडर मानता हूं, नहीं मानते आप कहेंगे मैं नहीं मानता। भाई ऑब्वियसली मैं उनका तर्जमान हूं, उनका लीडर मानता हूं तो मैं उनका तर्जमान हूं उनके पार्टी के। तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल को आप ये नहीं कहेंगे कि आप दोबारा से इस्तेमाल हुए? अगर वो एंटी स्टेट करेंगे, अगर वो इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, पाकिस्तान की असास के खिलाफ कोई हरकत करेंगे तो जनाब फयाजुल हसन चौहान बोलेगा, फयाजुल हसन चौहान उसे स्टेप बैक करेगा। खामोश एक साल नहीं रहेंगे। पूछ लेते। आपने अपनी गलती से सीखा है कि आप अब की बार इतना अरसा खामोश नहीं रहेंगे। यार देखो, इंसान हमेशा जो है ना वो गलती करता भी है, चाहे इज्तिमाई तौर पे हो या इनफरादी तौर पे हो। अली भाई हर इंसान करता है, इंसान खता का पुतला है। लेकिन हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ लोग ठहरे नहीं हादसा देकर। जो हादसा देकर ठहरे ना वो इंसान जो है ना फिर एक नेगेटिव पर्सनालिटी होता है। तो आपकी पार्टी अगर चौहान साहब अगर PMLN के साथ इल्हाक कर लेती है, कोलिशन बन जाती है, तो क्या आप उस पर राजी हैं? क्योंकि जो आप जनवरी में और इससे पहले भी अता तारड़ साहब के हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो कुछ कहते रहे वो भी ऑन रिकॉर्ड है। कहता रहा। अली भाई आपने सुनी नहीं मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेरी जनाब शुरू के मेरे जनाब 20-25 टॉक शोज। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी 10 दिन बाद, मैंने हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहिबा से लेके राना सनाउल्लाह साहब से लेके और तमाम पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब से मैंने माफी मांगी थी कि अगर मैंने ज़बान से कोई हार्श लफ्ज़ जो मुसलसल अदा होते रहे अगर हुए तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और एक चीज तय की कि आइंदा, ये तो हमारी पार्टी के अंदर प्रॉपर हल्लाशेरी थी। और जैसा वो सरशेर चीमा उठी, उसने सिर्फ चेयरमैन को राजी करने के लिए और वजारत इत्तलात लेने के लिए जनरल बाजवा साहब को गद्दार कह दिया टीवी के ऊपर बैठ के। मतलब बेशर्मी की इंतहा देखो कि एक आर्मी चीफ जिसने अपनी जिंदगी के 35-40 साल अपनी कौम को सुकून देने के लिए जंगें लड़ी, खत्ते अव्वल पे रहा, बॉर्डर पे रहा, जंगलों पे रहा, पहाड़ों पे रहा, अपनी पूरी जवानी अपनी जिंदगी खपा दी। आप उसको सिर्फ एक बंदे को खुश करने के लिए, अपनी पार्टी के लीडर को और अपनी सियासत सीधी करने के लिए आप नेशनल टीवी पे बैठ के आप उसको गद्दार कह रहे हैं। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा देखें, उस खातून को अगले 4-5 महीने बिल्कुल अपने साथ इस तरह करके जनाब वो पार्टी के चेयरमैन लेके फिरता रहा कि वेल डन, तुमने अच्छा काम किया है। एग्जैक्टली यही काम मेरे से वो करवाना चाहते थे। लेकिन फयाज चौहान ने कभी इस बात पे राजी नहीं हुआ था कि मैं पाक फौज या पाकिस्तान की अदारे, अदालती अदारे या पाकिस्तान के रियासती अदारे या ISI, मैं उसके खिलाफ इस अंदाज से बात। अच्छा, पॉलिटिकली स्पीकिंग क्या PMLN करप्ट है? PMLN की लीडरशिप करप्ट है? क्या सवाल है आपका अली भाई? नहीं, आपका नजरिया है, आपकी राय है, आपकी स्टडी है। क्या सवाल चौहान साहब आपकी स्टडी है ना? नहीं, स्टडी की बात नहीं अली भाई, आप सवाल एक गलत अंदाज से तरीके से पूछ रहे हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि क्या आप समझते हैं कि जो उनके बारे में एक पिछले 4 साल से मुहिम चलाई गई। सुने अली भाई, सुनो, इधर ही रुक जाओ। पनामा का केस गलत था। पनामा के केस में जहांगीर तरीन साहब को बैलेंस करना गलत था। पनामा के केस में नवाज शरीफ साहब को सजा गलत थी। जितना नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ब्लंडर्स लगाए गए थे, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन से लेके पाकिस्तान के अंदर हर फर्द अपनी प्रॉपर्टी को जनाब FBR के अंदर शो करता है। जब अपने रिटर्न के अंदर हर फर्द जो है वो ये एक्टिविटी करता है, चीजों को कम दिखाना, ज्यादा दिखाना, उनकी जनाब हैसियत कम शो करना, उनके जनाब रेट्स कम लगाना। उसकी बुनियाद पे आप किसी की सियासत को खत्म कर दें। किसी की सियासत, ये तो पूरी ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था। ये पूरे का पूरा 2013 से जना एक प्लान था पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए, पार्टियों के दरमियान पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को जिस अंदाज से पार्टी चेयरमैन ने बैलेंस करने के लिए उनको नाअहल करार दिलवाया, सारा गलत था। आप सीधा सीधा मुझसे ये पूछें। ठीक, आप इस तरह से पूरी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से मुझसे क्या, यानी कि जहांगीर तरीन साहब को भी चीनी चोर कहना गलत था? बिल्कुल गलत था। और जिन्होंने कहा उनको इस पर क्या आप नहीं समझते कि बाकायदा माजरत करनी चाहिए? चल रहा था अली भाई, सुने,
जब आपके घर का किचन जहांगीर तरीन साहब चला रहे थे, जब आपके सारे स्टाफ को तनख्वाहें जहांगीर तरीन साहब दे रहे थे, जब बनी गाला के घर का एक एक खर्चा जहांगीर तरीन साहब कर रहे थे, जब पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस का एक एक खर्चा जहांगीर तरीन साहब कर रहे थे, जब जहांगीर तरीन साहब के जहाज के ऊपर सवार होकर आप सारा सारा दिन लाखों रुपया पर डे आप खर्च करके जनाब पूरा मौज मेला, सियासी मौज मेला लूट रहे थे, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ठीक थे। फिर आपने अचानक जनाब उनको नाअहल करवा दिया सिर्फ अपनी सियासत को सीधा करने के लिए, अपना वजीर आजम बनने के लिए। आपने अपने राइट हैंड की पीठ के ऊपर नहीं, उसके सीने के ऊपर खंजर घोंप दिया। चलो वो गलत हो गया। फिर उसके बाद आपने अपने घर के, अपनी मिसेस के कहने के ऊपर आपने जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जनाब चीनी के हवाले से जो सारा कुछ किया, ये चीजें गलत है। आपके पास इसके सबूत हैं कि उनकी अहलिया पे कहने, देखिए काफी लोग ये कहते हैं कि उनकी अहलिया ये कहती है, उनकी अहलिया वो कहती हैं, लेकिन आपके पास कोई है मुसद्दिका इतलात के जिस पर आगे? पार्टी के अंदर देखो, जब बंदा किसी खानदान में या किसी पार्टी में या किसी अदारे में रह रहा होता है ना, आप न्यूज़ वन के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप सारा दिन मुख्तलिफ गॉसिप्स और मुख्तलिफ रियलिटीज और मुख्तलिफ चीजें अपने कोलीग्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर्स के हवाले से सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा किसी की बीवी किसी को क्या डायरेक्शंस दे रही है। पूरी बात तो सुन लेना। ये सारी चीजें पार्टी के अंदर हर दूसरे बंदे के जबान पे थी कि जनाब मिसेस चेयरमैन जो थी, उनकी विल और विश थी और उनकी जनाब इंस्ट्रक्शन थी कि जहांगीर तरीन साहब को खुटे लाइन लगाया जाए। अच्छा चलो आप लगा देते, कोई इशू नहीं। आपने उनके बेटे के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर भी पर्चा करवा दिया। इस वक्त अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ वावेला मचा रहे हैं इंसानी हकूक, इंसानी हकूक, आपने फरियाल तालपुर साहब को ईद की रात को जनाब गिरफ्तार किया, क्या वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी? आपने जहांगीर तरीन साहब के बीवी बच्चों के ऊपर आपने जनाब पर्चे कटवा दिए, क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी? आपने मुखालफीन के ऊपर, आपने जनवरी 2019 को आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को बुला रहे हैं एज अ वजीर आजम, बुला के उन्हें कहते हैं जी कि मुझे लोगों ने एहतसाब के हवाले से मैंडेट दिया है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि सारे के सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं इनको जेलों में बंद किया जाए। तो जनाब बाजवा साहब, आप इन सारों को जेलों में बंद करें। बाजवा साहब का तो एक दफा बिल्कुल दिमाग सुन्न हो गया। फिर उन्होंने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आईजी पंजाब नहीं हूँ, मैं आईजी इस्लामाबाद पुलिस नहीं हूँ, मैं डीजी एफआईए नहीं हूँ, मैं डीजी डैब नहीं हूँ, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूँ। ये जो सारे काम हैं ये इन अदारों के हैं, प्रोसिक्यूशन के और फिर उसके बाद अदालतों के। तो जनाब जब आपने सारे काम करवा लिए अली भाई मुखालफीन के हवाले से, उनकी माएँ बहनें बेटियां बच्चे, अब जब आपके हवाले से चीजें आ रही हैं, आप कहते हैं ये जुल्म है, आप कहते हैं कि ये नाइंसाफी है, आप कहते हैं ये ब्लंडर है, उसके ऊपर फिर आप क्या कर रहे हैं? जो बोया वही लौट कर सुनिएगा, बीच में टोकिएगा, सुने, आप तसल्ली से सुनिएगा। पिछले अच्छा, मैं चाह रहा था जरा एक वक्फा ले लें, आप यहीं से बात, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, वक्फे के बाद आते हैं, अब यहीं से बात को कंटिन्यू कीजिएगा, जो आप अभी कहना चाह रहे थे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी चौहान साहब, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं आपके सामने और पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इस सारी साजिश का एक और पहलू आपके सामने रखूंगा। पिछले एक साल से और खुसूसन पिछले 8 महीने से ओवरसीज पाकिस्तानी का जो तहरीक इंसाफ की तंजीमें हैं, वो इंसानी हकूक के नाम पे डोजियर बनाकर यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, यूएई, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, तमाम ममालिक में उनके प्रेसिडेंट, उनके वज़ीर आज़म, उनकी बादशाह, उनके जनाब ऑटोक्रेट, उनके एरिस्टोक्रेट, उनके जनाब वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला के ऑफिसेज में वो डोजियर पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक जालिम स्टेट, पाकिस्तान एक नाकाम स्टेट, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक, पाकिस्तान के अंदर वायलेशन, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की तबाही और बर्बादी, ये प्री प्लान पेश किया जा रहा है। अब उसके ऊपर ये जो यूरोपीय यूनियन की तर्जमान और कभी IMF की तरफ से, कभी इजराइल की तरफ से ये सारी चीजें आ रही हैं, ये प्री प्लान्ड है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जिनका अगर मेमोरी शॉर्ट नहीं है, जो सद्दाम हुसैन और इराक के खिलाफ पूरी का पूरा सन 2000 से पहले, 2001-2 से पहले 20 साल ये प्रोपेगेंडा किया गया था
आलमी ताकतों की तरफ से कि उसके पास कीमियाई हथियार है, जी हाँ। उसके पास केमिकल वेपन्स है, उसके पास केमिकल वेपन्स है, उसके पास मास डिस्ट्रक्शन के केमिकल वेपन्स है। पूरी यूरोप की आवाम को और दुनिया को राजी किया गया, फिर उसके बाद हमला किया गया, इराक तबाह कर दिया गया और बाद में पूरी दुनिया के सामने माना गया कि जनाब कोई केमिकल वेपन्स जनाब वहां पे दस्तयाब नहीं हुए और वहां पे प्रूफ नहीं हुआ। एग्जैक्टली पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी कैंपेन और इनके ओवरसीज की तंजीमें कर रही हैं। मुझे बताएं, क्या ये पाकिस्तान की खिदमत है? कि आप मुझे बताएं नवाज शरीफ को नहीं उतारा गया 2 दफा 3 दफा? बिल्कुल उतारा आप गया। बताएं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं उतारा गया? राजब जफरुल्लाह जमाली साहब को नहीं उतारा गया? क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को नहीं उतारा गया? क्या उन्होंने कभी ओवरसीज की तंजीमों को इस्तेमाल करके हर मुल्क के हर कोने खुदरे में दुनिया के जाके पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा किया था? उनकी तो है भी नहीं ना। नहीं है, हर मुल्क में है। चलें फिर उस पर अगर आपने आना है तो मेमो गेट भी जहन में रखना चाहिए, डॉन लीक्स भी जहन में रखना चाहिए। है ना, और वो तो एक इशू हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के हर मुल्क के हर दफ्तर पे जाके आप डोजियर लेके जा रहे हैं, और डोजियर किस बुनियाद पे? आप गिरफ्तारी दे दें, आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन रियासत कर ही नहीं सकती। आप कहते हैं मैं रेड लाइन हूं। रेड लाइन बीइंग अ पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तान, और बीइंग अ मुस्लिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, उनकी नामूस रसालत और उनकी खत्म नबुव्वत। फयाजुल हसन चौहान की तरह का जितना 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, उसकी रेड लाइन सिर्फ यही है। चौहान साहब, आपसे जो हमारी डिस्कशन है ना, ये एक प्रोग्राम में तो पूरी नहीं हो सकती। मैं एक वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद हम लौट कर आते हैं तो बात को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा इसके बाद हम शुरू करेंगे। जी एक ब्रेक लेते हैं, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।